अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिलकश द टॉक। आज हम बात करने वाले हैं हैविंग एंड रेजिंग ए चाइल्ड इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मरियम सुहेल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। Walaikum salam. How are you doing, Mariam? Good. How are you? So, I'm really good, thank you. So, मरियम, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की कि हैविंग अ चाइल्ड और उसका इम्पैक्ट कपल पे किस तरह से होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माशरे में बहुत मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। 67%. 67% जो कपल्स हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। और वहाँ पे एक तो पहले प्रेशर होता है कि बच्चा हो जाए, और जब बच्चा आने वाला होता है तो फिर एक्साइटमेंट होती है, पर उस एक्साइटमेंट के बीच में लोग ये भूल जाते हैं कि कौन से चेंजेस आने ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी हैं। तो उन चीज़ों को, एक तो वो क्या चीज़ें हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और फिर उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए इस फैमिली सिस्टम में। थैंक यू नूर फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बिकॉज मेरा ख्याल है बहुत सारे वेल इंटेंशनड लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि इन कॉन्वर्सेशंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, और बहुत एक्साइटमेंट होती है कपल को भी और आसपास वालों को भी और घर वालों को भी कि देयर इज़ अ न्यू मेंबर दैट्स गोना बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लेकिन उस नए मेंबर ने कितना तहलका मचाना है और कितनी चीज़ें आसपास चेंज होनी है, वो बहुत कम लोग सोचते हैं। सो आई थिंक इसको अगर इस तरह से देखा जाए कि जो भी एक नया मेंबर ऐड होता है, जैसे हमने अपनी पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि जब दुल्हन आती है तो वो एक बड़ा चेंज होता है जिससे सिस्टम गुजरता है, ठीक है। तो उसी तरह जब एक और नया मेंबर आता है विच इज़ अ न्यू किड, तो फिर सिस्टम को एक और धचका लगता है। अभी वो पहले धचके से नहीं संभला होता, तो एक और उससे चेंज रिक्वायर्ड होता है। सो आई थिंक उसमें एक थोड़ी ये अवेयरनेस रखना कि ये चेंज जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एडजस्टमेंट का, जो टाइम के साथ होनी है, और इसमें कोई रिजेंटमेंट नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ क्योंकि ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं कि आपने ये नहीं किया या आपने ऐसे नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये जो चेंज है ना, ये एक नेचुरल पार्ट है, और इसके बारे में बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, समझाना मेरी क्या ज़रूरियात हैं और क्या ज़रूरत मुझे पड़ेगी व्हेन आई एम गोइंग टू हैव अ किड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कपल तो आपस में शायद ये जाहिर है क्योंकि मेजर जो चेंज आ रहा होता है वो एक कपल की लाइफ में आ रहा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ है नाउ दे आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स, राइट। लेकिन जो आपके गिर्द के लोग हैं, आपके पेरेंट्स इन लॉ हो गए, आपके बाकी जो घर के मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ में जो चेंजेस आने हैं या उनके घर में जो चेंजेस आने हैं वो किस तरह के चेंजेस हैं, और उनको कैसे आप बहू जो है कम्युनिकेट कर सकती है कि मुझे लेट्स से नैनी की ज़रूरत है, या अगर वो आएगी तो वो रहेगी कहाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कैसे डिस्कस की जाएँ। सो आई थिंक सबसे पहले ये फिगर आउट करना कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब एक नए मेंबर ने फैमिली में आना है तो जाहिर है उसने कपड़े भी पहनने हैं, उसके खाने पीने का भी बंदोबस्त होना है, उसके लिए किसी किस्म की टेकर का भी बंदोबस्त होना है। सो ये तीन मेन चीज़ें हैं। उसकी फ़िज़िकल स्पेस है या नहीं है, या अगर नहीं है तो क्या बन सकती है, ये कम्युनिकेट करना, राइट। और दूसरा ये कि इमोशनल की डिस्टर्बेंस बहुत होती है। बच्चा रातों को रोता है आपका आसपास वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, राइट। सो थोड़ी जहमत जो है वो घर के हर मेंबर को उठानी पड़ती है। माँ बाप को तो उठानी पड़ती है लेकिन पूरे घर को थोड़ी बहुत जहमत उठानी पड़ती है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, या सुबह उठ के आपने जो है वो इस बात की कंप्लेन करनी है कि यार सारी रात तुम्हारे बच्चे ने सोने नहीं दिया, भाई मैं क्या करूँ, साइलेंसर तो नहीं लगा सकती उसके मुंह में ठीक है। बट नूर, मैं आपको एक बात बताऊँ, इतनी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सुनने में बहुत फनी लगता है कि हु वुड कंप्लेन अबाउट दैट कि तुम्हारे बच्चे ने रात को इतना शोर मचाया। बट इन 13 years ऑफ माई प्रैक्टिस ये सुन सुन के माई हार्ट इज ब्रोकन बाय नाउ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि जिस घर में आप इतने एक्साइटेड हैं टू रिसीव दैट बेबी, उस घर में उसकी जगह बनाने के लिए आपको बहुत तकलीफ हो रही है। इट्स वेरी इनकन्वीनियंट एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। 30 years में घर का सिस्टम एक खास तरह से चल रहा है, राइट। और उसमें आप कहें कि नहीं मुझे ये भी चाहिए और ये भी चेंज होना है, ये चीज़, दैट इज़ एन इनकन्वीनियंट, और उस इनकन्वीनियंस को रजिस्टर करना चाहिए, लेकिन देयर इज़ नो वे अराउंड इट। आप चाहें कि वो उसी में किसी तरह रल मिल के अपनी नीड्स एक्सप्रेस किए बगैर
जो है वो कपल गुजारा कर ले और बच्चा भी पल जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है। Even my own gynecologist once told me कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए, दो बच्चे सॉरी एक्चुअली उनके, और वो बड़े हो गए और उनके घर में इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि और वो अनमैरिड है, तो अगर शायद कोई छोटा बच्चा आएगा तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी Absolutely. कि एकदम से शोर और केओस और बच्चे के उस पर, तो वो चीज़ें शायद आप अपने बच्चे आप बड़े कर चुके होते हैं तो आपका वो अपना एक्सपीरियंस कहीं पीछे रह जाता है। Exactly. And I think बहुओं को भी ये बात अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो आसपास का सिस्टम है उस सिस्टम में मतलब सास ससुर नंद जो भी आसपास आपके देवर जो घर में लोग रह रहे हैं उन्होंने बहुत पहले कोई बच्चा हैंडल किया था, ठीक है। तो द फर्स्ट टाइम बेबी इज गोइंग टू काइंड ऑफ रफल अ लॉट ऑफ फेदर्स, ठीक है। सो आई थिंक ये बात अंडरस्टैंड करना, उसमें कोई रिजेंटमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपको क्यों तकलीफ हो रही है, भाई तकलीफ हो रही है यू नो मैंने अपना घर इस तरह से डेकोरेट किया हुआ, यहाँ पे छोटे बच्चे नहीं आ सकते, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉर्ट करना चाहिए बजाय इसके कि उसमें इतनी रिजेंटमेंट पाल लें कि जी यू नो उन्होंने तो मुझे ऐसे कह दिया। और अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ फील हुई भी है कि अच्छा ये इन्होंने इस तरह बात की जो मुझे हर्ट किया, मे बी इंटेंशन नहीं थी पर हर्ट की, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट करने की बजाय, और प्लस ये आई थिंक दैट हैपन्स इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कि आप वैसे ही अपने बारे में बहुत अगली फील कर रहे होते हैं, मतलब आई सेड इट कि यू डोंट लुक द सेम, यू डोंट फील द सेम। आई मीन आप अपने आप को देख के अच्छा फील ही नहीं कर रहे, आपके डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, आपके ऊपर उल्टियों के निशान है कपड़ों पे, तो एक वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हमारी सोसाइटी में एक तो एक्नॉलेज ही नहीं होता। नहीं, मैं आपको बताऊं पोस्टपार्टम कुछ भी एक्नॉलेज नहीं होता, सिर्फ किसकी इजाज़त है कि आप बहुत खुश होंगे बिकॉज अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दे दी है, सिर्फ ये इजाज़त है। पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स की कोई जगह नहीं है, पोस्टपार्टम किसी किस्म की कंप्लेंट की कोई जगह नहीं है ठीक है, किसी किस्म की किसी तकलीफ की कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक जगह है कि यू नीड टू बी ग्रेटफुल। सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कि ये जस्ट पूरा प्री पार्टम प्रेगनेंसी का टाइम एंड राइट आफ्टर प्रेगनेंसी द फर्स्ट 6 to 8 months of getting used to a new baby who's 100% dependent on you. You know, somebody's life depends on you. ठीक है, अगर आप खाना नहीं खिलाएंगे, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो they won't survive. That's a huge responsibility. ठीक है, so getting used to that is a big deal. और उसमें टाइम लग रहा होता है, तो चाहे अगर आपको डिप्रेशन ना भी हो, just this responsibility weighs a lot on you. And I think people don't understand that कि ये कितना मुश्किल टाइम होता है एक औरत के लिए और उसके आसपास वालों के लिए भी। मैं तो बहुत दफ़ा ये ना रिकमेंड करती हूँ कि when you have the baby, you need to be around people who understand you and who can have patience for you, because you're gonna change into somebody that you don't even recognize. ठीक है, your reactions, your responses वो आपको भी समझ नहीं आएंगे कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट किया, हाँ ऐसा फील क्यों कर रही हूँ और मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। सो यू नीड टू बी अराउंड पीपल जिनके लिए जो आपके लिए कोई पेशेंस दिखा सके और समझ सके कि ओके यू नो दिस इज नॉट पर्सनल, यू नो शी इज क्लियरली गोइंग थ्रू समथिंग। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि आपका जब बेबी होता है तो आपको अपने माँ बाप के घर भेज दिया जाता है। यस कि वहाँ पे बिकॉज उनको पता है उनकी कोई जजमेंटल रिएक्शन नहीं होगा टुवर्ड्स व्हाटएवर हाउ योर बिहेवियर इज। और ऑल्सो एक और भी बात है ना कि व्हेन समबडी नीड्स यू 100% देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू नीड समथिंग, राइट। सो जब एक बच्चे को 100% आपसे हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए तो आपको भी किसी से कुछ चाहिए होगा। So you need to have the kind of support system, including your husband and your parents and your friends and your parents-in-law and your house help, जो कि आपको support कर सकें, so you can 100% respond to the baby's needs, right? ये चीज़ कोई इतने आराम से understand नहीं करता। हाँ, yeah, कि आप बेबी आप पे रिलाई करे बट यू नीड टू रिलाई ऑन समबडी completely. Yes, and I have seen a lot of women, बिकॉज मेरा काम इतना ज़्यादा जो है वो औरतों के साथ और कपल्स के साथ रहा है कि चूँकि वो अपने बारे में ये नहीं अंडरस्टैंड कर रही होती और उनके आसपास वाले अपने बारे में उनके बारे में ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, तो एक बहुत रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाती है, राइट।
for them to understand कि it's okay for me to regress. क्योंकि you know, a lot of women nowadays are extremely independent, strong women, right? And for them to feel कि मैं एकदम से ये I need someone else, that's a very difficult kind of, you know, threshold to cross. हाँ हाँ, तो उसमें फिर उनको ना ये vulnerability के साथ shame associated होती है. But I think that's completely okay. This is a very vulnerable time and you need to be around people who you feel completely comfortable with. और उसमें मैं आपको एक और बात बताऊँ, अब जनरली होता क्या है कि जो सबसे ये वल्नरेबल टाइम है कि जब यू नो व्हेन यू हैव गिवन बर्थ और उसके जो अगले 5-7 दिन हैं वो सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, बिकॉज सब मिलने वालों ने भी आना है, दूर दराज के रिश्तेदारों ने भी आना है, ठीक है, और किसी ने आना है, एंड उस वक्त यू हैव टू प्रिटेंड एंड बी एट योर बेस्ट बिहेवियर. ये बड़ा लाइक यू नो इनकॉन्ग्रुएंट है. अंदर से आप इतने वल्नरेबल हैं और आसपास से यू हैव टू पुट अप दिस फ्रंट, you have to get the baby ready every time and you don't know how to do that. ठीक है. So I think थोड़ा सा ये जो हमारी एक societal expectations है ना, उनको थोड़ा सा वो कर लेना चाहिए, revise कर लेना चाहिए कि आप पूछ लें, are you ready to start seeing people? You know, do you want me to come over? हाँ, what can I do for you? ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? Do you want me to come take care of the baby or do you want to just have a phone call? Whatever it is that you need. क्योंकि एक और भी बात होती है ना कि उस वक्त आइसोलेशन भी बहुत हो रही होती है, बिकॉज यूर लाइक ओ माई गॉड आई एम द ओनली वन who's taking care of this, right? So आपको आइसोलेशन भी नहीं चाहिए होती. So you need people, but you need people in a supportive role, not necessarily in a, you know, I think someone who can share the responsibility of the baby. Right. कि आप लेट्स से एक बहुत कॉमन चीज़ है, यू नीड टू गो बाथ्स, लेट्स से आपको वॉशरूम जाना है, आपको किचन में जाना है, कहीं जाना है, तो आप अनअटेंडेड बेबी को नहीं छोड़ के जा सकते, स्पेशली अगर और छोटे बच्चे घर में हों तो आपका यू नीड टू नो कि आप किस पे रिलाई कर सकते हैं, चाहे वो हाउस हेल्प है, चाहे वो मदर इन लॉ है, चाहे वो नंद है आपकी, जो कि आपके साथ बेबी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सके. सो ये सारी चीज़ें, बेबी तो आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बेबी आ गया. उसके बाद पेरेंटिंग स्टाइल्स की अगर हम बात करें या हम फैमिली की इनपुट की बात करें कि अब हमारी जो मदर्स हैं उन्होंने ज़माने में उन्होंने बच्चे और तरह से पाले और अब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, तरीके बहुत चेंज हो गए हैं और अब जो जनरेशन है वो बच्चे अपने तरीके से पालते हैं. तो कांस्टेंट तनकीद या कांस्टेंट एडवाइस फ्रॉम द पेरेंट्स, चाहे वो मेरी अपनी मदर हैं चाहे वो मेरी मदर इन लॉ है, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो आपका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो एक अजीब सी टेंशन क्रिएट कर देती. तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो आई थिंक एडवाइस की ज़रूरत भी होती है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई भी होती हैं. सो एडवाइस should be solicited, right? I need to be able to ask कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या इसको ऐसे करना चाहिए या what do you think? वो जो unsolicited advice होती है ना कि जी बच्चे का सर बनाओ, भाई I don't feel good about this, I don't really agree with this, right? तो why should I adhere to this advice, right? तो I think also अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा तुम इस बारे में क्या, अगर आपने कहना भी है कि अच्छा बच्चे का सर बनाना ज़रूरी है, उसको एक सर्टेन तरह से शेप करना ज़रूरी है, आपने उनको कहना भी है, लाइक यू नो तुमने कभी इस बारे में सोचा है, यू नो हाउ डू यू फील अबाउट इट? सो आस्क देम फर्स्ट सो दैट यू नो आपकी जो एडवाइस हो वो जजमेंट के तौर पे ना आए कि तुम तो गलत कर रही हो, तुम्हें नहीं पता, ठीक है, ऐसे नहीं करते. हाँ, ऐसे नहीं करते. एक और चीज़ भी हमारी सोसाइटी में मरियम जो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का इतना ही कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं इस चीज़ को लेके कि इवन कि एक न्यू बॉर्न बेबी है उससे आप क्या ही उसको कह लोगे, लेकिन अगर बच्चा हमारे स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बच्चा गोरा है, बहुत खूबसूरत है और ये वो है, तो वो बाप पे गया. अगर वो बच्चा बेचारा थोड़ा डस्की टोन वाला है या कुछ इस तरह से, तो वो माँ पे गया. तो ये चीज़, अब बच्चा तो आपके घर का ही है और आप अपने घर के बच्चे को बातें सुना रहे हैं और इस तरह कह रहे हैं, तो ये नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो है ना, बच्चा ओन करने में बहुत टाइम लगता है. जब वो पैदा होता है ना, उस वक्त फौरी तौर पे पूरी फैमिली उसको उस तरह से ओन नहीं करती कि ये हमारा बच्चा है और हमने इसका बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी है, ऐसे कमेंट्स नहीं देने. उस वक्त वो सिर्फ बहू का बेटा होता है, बहू की बेटी होती है, ठीक है. उसके साथ आपका इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो है ना, वो साल भर के बाद जाके बनता है, इन माई एक्सपीरियंस. ठीक है, आप जब बच्चा अपनी जगह खुद बनाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको कोई बनी बनाई जगह नहीं मिलती, उसको एक फैसिनेशन, एक एक्साइटमेंट मिलती है, एंड ही इज़ रियली और शी इज़ वेरी वेलकम्ड इन द फैमिली. लेकिन उसके लिए जो एक है कि दिल से आप कुछ करते हैं या वो आपको प्यारा लगने लगते हैं, उसका जो भी कॉम्प्लेक्शन है वो आप उसको कबूल करते हैं और उसको अच्छा वो अटैचमेंट आई गेस बिल्ड होने में मदर के साथ टाइम लगता है. मदर के साथ भी इतनी नेचुरल नहीं होती, लेकिन मदर एटलीस्ट जज नहीं उस तरह कर रही होती है या कमेंट्स उस तरह नहीं बात कर रही होती. लेकिन आसपास वालों को टाइम लगता है टू वार्म अप टू व्हाटएवर दिस न्यू क्रीचर इज गोना लुक लाइक. ठीक है, सो वो जो टाइम लगता है ना, उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा इस तरह के अननेसेसरी किस्म के कमेंट्स आते हैं, या मुसलसल इसके ऊपर इंसिस्ट करना कि अच्छा ये तो मेरी तरह लगता है या फलाने की तरह लगता है, या आई मीन नो रिगार्ड फॉर के हो सकता है कि वो बहू के भी किसी रिश्तेदार की तरह लगता हो. एक और भी मसला है, मुझे अभी याद है, रिसेंटली सीन दिस के बच्चा पैदा हुआ तो अब उसका नाम रखना है, और मदर हैज़ समथिंग इज इन हर माइंड कि मैंने ये नाम रखना है, लेकिन जो दादा दादी चाचा चाची और नहीं ये रखना है, जो भी आपके बहुत क्लोज है, हस्बैंड के बहुत क्लोज है, वो कहेगा जी मैंने ये, और तो द मदर वुड फील कि भाई 9 महीने मैंने बच्चा अपने अंदर रखा, आई वेंट थ्रू द पेन, और मुझे ये भी राइट नहीं है अपने बच्चे के बारे में कि मैं उसका नाम रख सकूं, या मैं उसको कैसे कपड़े पहनाना चाहती हूँ, या मैं तो ये स्पेस हमारी फैमिली में ये स्पेस क्यों नहीं बनता बहू के लिए या न्यू मदर के लिए, उसको ये राइट क्यों नहीं दिया जा सकता कि जो वो अपने बच्चे के साथ करना चाहती है तो वो कर ले. यहाँ पे आई थिंक वो भी आता है ना, आप जैसा मैंने तनकीद की बात की, तो पेरेंट्स का जो इनपुट है, हाउ डज दैट अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ? यानी आप कह रही हैं कि इन लॉज का, पेरेंट्स इन लॉ का जो इनपुट है, लुक अ लॉट ऑफ द टाइम्स द न्यू मदर इज़ नॉट एबल टू से एनीथिंग बैक, so all of that goes back into the relationship, right? And then the relationship is kind of sour. और फिर जाके बेचारा जो हस्बैंड होता है वो उनके बिहाफ पे जंग लड़ रहा होता है. There's a lot of miscommunication. हाँ, there's a lot of miscommunication इस सारे टाइम के दौरान. और आई थिंक क्योंकि वो पहले से ही इतनी अच्छी इस्टेब्लिश नहीं हुई होती ना, तो जब इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक वो पड़ जाता है सिस्टम के ऊपर, तो वो फिर बिल्कुल ही कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन एक्सपोज हो जाता है, एंड अब आई थिंक जो बात आप कह रही हैं कि क्या किसके राइट्स हैं, वो तो नूर आपको पता है, हम अपनी ये दिन का रिश्ता पॉडकास्ट में शुरू से ये बात समझाते आ रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ना राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कंफ्यूज नहीं रहती हैं. ठीक है, दे आर वेरी ब्लर्ड कि वो माँ का राइट है कि उसको बच्चे का नाम रखना चाहिए या नहीं, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का मसला ही नहीं है, राइट? उसके अंदर एवरीथिंग इज़ सो हायरार्किकल. हर किसी क्योंकि जो हायरार्की में टॉप पे बंदा होता है, सारे राइट्स उसके पास होते हैं, और वो डेलीगेट कर दे माँ को ये राइट कि हाँ जी चलो तुम अपने बच्चे का नाम खुद रख लो, तो वो हो जाता है. वरना अदरवाइज ये जो आपका सवाल है ना, दैट डजंट रियली, येस इट शुड अप्लाई कि जी भाई उसने 9 महीने इतना कष्ट काटा है तो उसको नाम रखना चाहिए, उसका राइट है. बट स्पीकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, उसमें ये तो ये बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किसका राइट है, वो क्लियर नहीं होता. पर डोंट यू थिंक कि अगर आपकी लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनमें ओपन कम्युनिकेशन है, और लड़का अगर अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता है इन द जॉइंट फैमिली या जो भी अपने पेरेंट्स के सामने, तो वो शायद इस चीज़ को बेहतर कर सकती है. एब्सोल्युटली. सो मैं ये कह रही हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एज इट इज़ एग्जिस्ट ऐसे करता है विद अनक्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बाउंड्रीज, बट दैट डजंट मीन इट हैज़ टू स्टे लाइक दैट. ठीक है, तो आप ये क्लियर बाउंड्रीज खुद लगाते हैं. कोई मतलब वैसे तो पहले ये भी होता था कि
सास अलग नाम से बुला रही है और माँ अलग नाम से बुला रही है, राइट, क्योंकि दोनों ने अपने छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है, एग्जैक्टली। और फिर बच्चा बड़ा होके जो अपना नाम क्लास में बता देता था वो नाम चल जाता था। तो मतलब ये भी होता रहता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दैट नीड्स टू चेंज, बाउंड्रीज नीड टू कम इन, बट इट इज़ अ फाइट। और आप देखिए एक ऑलरेडी एग्जॉस्टेड कपल है जो रातें नहीं सो रहा, राइट, जो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, और अब वो ये एक फाइट अपने आउटर सिस्टम के साथ भी करे, दैट्स रियली अनफेयर। ठीक है, वो अपने आउटर सिस्टम के साथ भी जगह बनाए कि भाई मैं अपने बेटे का नाम मुझे खुद रखने दो, राइट, ये बहुत अनफेयर बात है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, लेकिन इसको चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी और जितना जो है वो कमिटमेंट चाहिए होती है ना, वो शायद उस नए कपल के पास उस वक्त नहीं है, और आप उससे एक्सपेक्ट भी ना करें। उस चक्कर में वो दिल के अरमान दिल में रख जाते हैं, यार ठीक है तुम रख लो नाम, मैं सोनू थोड़ी देर जाके। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आपको अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लेना चाहिए, और यू नीड टू एटलीस्ट नो द फैमिली बिफोर, और टू नो द पार्टनर बिफोर कि वो अपनी फैमिली में उसकी पोजीशन क्या है। एंड फॉर दैट आई थिंक यू नीड टू डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है आपको पता लग जाती है। टॉक टू द पार्टनर, रूल आउट कर सकते हैं, आप बात कर लेते हैं अपने पार्टनर से कि आपको पता होता है कि अच्छा। मैं आपको एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ। उस दिन मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो किसी ग्रुप में ना किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि यू नो आई एम 7 months प्रेगनेंट, और मैं रात को अपना लंच सुबह ऑफिस जाने के लिए बना के रखती हूँ, तो वो मेरे फादर इन लॉ सुबह खा रहे थे फजर के बाद, तो मैं जब जाती हूँ ऑफिस तो वो मेरा लंच नहीं होता उसमें, हाँ, या आधा सैंडविच खाया होता है, आधा पड़ा होता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उसके नीचे कैन यू बिलीव इट, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स क्या था कि अगर तुम्हें इतनी बाउंड्रीज चाहिए थी तो तुमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी क्यों की। कैन यू इमेजिन, ओवरवेलमिंग, मैं हैरान रह गई। मैं ख्याल था नीचे लोग हाँ कह रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे कि नो क्यूट अंकल या व्हाटएवर, राइट। देयर लाइक कि अगर तुम्हें इतना मसला है कि तुम्हारा लंच किसी ने क्यों खा लिया तो तुमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी की। तो आई वाज लाइक अच्छा, तो इस केस में आप जो है ना वो दिल का रिश्ता ऐप में ये लिख सकते हैं कि मैंने जॉइंट फैमिली में नहीं डाला। गुड वन, ठीक है। मरियम, अब तो जिसकी जॉइंट फैमिली में शादी होगी वो तो डील कर ही रहे हैं उससे, बच्चा भी हो गया, जॉइंट फैमिली भी है। अब पेरेंटिंग स्टाइल जो है हस्बैंड वाइफ तो शायद वो डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन जब आपकी फैमिली की इनपुट आती है उसमें तो वहाँ पे ना बीवी कुछ कह सकती है ना हस्बैंड कुछ कह सकता है, या फिर जो हस्बैंड है वो बेचारा सैंडविच बन जाता है बीवी और माँ के बीच में। मैंने एक और पोस्ट पढ़ी इस तरह की कि एक मदर अपनी बेटी, उनका पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट था, कितने बजे ये इसका स्लीप टाइम है, ये इसका लंच का है, और ये सारा एक रूटीन में चल रही थी, लेकिन वो जो मदर इन लॉ थी वो बार बार उसकी हैबिट्स ख़राब करती जा रही थी। और इस चक्कर में जब वो जो हस्बैंड था वो अपनी मदर की साइड ज़्यादा ले रहा था, तो बच्ची जो है वो सब देख के ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो समझ रही थी कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है और जो मेरी दादी हैं और फादर हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। तो ये जो पेरेंटिंग के अंदर आपकी दखल है, ये इस चीज़ को कंट्रोल कैसे, इसमें आप बाउंड्रीज कैसे सेट करें और रिस्पेक्टफुली आप बाउंड्रीज। एग्जैक्टली देखिए, रिस्पेक्टफुली मेरा जहाँ तक ये ख्याल है कि कुछ हक जो है ना वो स्पॉइल करने का होता है, दादा दादी नाना नानी का कुछ हद तक, यू नो, उसको अगर आप थोड़ा सा सिर्फ ट्वीक कर देना कि अच्छा वीकेंड से आप ऐसा कर लिया करें, या शाम को जब वो आपके पास आए तो आप ऐसा कर लिया करें रिस्पेक्टफुली, राइट। क्योंकि उसमें भी फिर एक बहुत हार्ड कोर किस्म का स्टैंस आ जाता है कि नहीं मेरे से पूछे बगैर आपने उसको ये नहीं देना, ऐसे नहीं करना, ऐसे। सो देन यू आर एक्चुअली रियली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टेरर इन द सिस्टम, राइट। कि वो बच्चा भी एक टेरर में और आसपास वाले भी इस टेरर में कि हमने कुछ थोड़ा सा भी ऐसा कर दिया तो इसकी माँ ने जो है वो तूफान खड़ा कर देना। सो रियली आई थिंक कुछ अपने दिल में भी ये समझना और ये जगह बनाना कि कुछ राइट उनके भी हैं, राइट। प्यार ना कह रही हूँ, प्यार करना, लाड करना, थोड़ा बहुत बिगाड़ना, ये उनके राइट्स हैं और ये बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है ना बच्चों की ग्रोथ के लिए, वहीं पे
लैक ऑफ स्ट्रक्चर भी और स्ट्रक्चर को तोड़ना भी वो उनके लिए अच्छा होता है, राइट? सो वो उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तोड़ के आ जाएं, रूल्स खेल कूद के आ जाएं, आपके पास फिर से वापस स्ट्रक्चर में आ जाए, दे नीड टू लर्न दैट। फिर तो मरियम आप कह रही हैं कि एक माँ को भी ये स्पेस फैमिली को देनी चाहिए, दर्द हाल को देनी चाहिए कि वो थोड़ा सा बच्चे को स्पॉइल कर ले, बिकॉज इट्स पार्ट्स ऑफ इट। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसको ये फीलिंग आएगी कि अच्छा वो जो एक होता है ना ओनरशिप वाली कि ये मेरा बच्चा है, आई विल डिसाइड कि ये कैस कब उठेगा, कब खाएगा, कब नहीं खाएगा, तो वो आपके रिलेशनशिप को जो आपकी फैमिली के साथ उसको अफेक्ट करती होगी? एक चीज़ होती है ओनरशिप एंड एक चीज़ होती है पोजेसिवनेस, राइट? ओनरशिप इज़ ऑल राइट, यू नो, कि जाहिर है उसका रूटीन मैं ही सेट करूँगी, बट कभी कभी उस रूटीन में अगर डिस्ट्रप्शन आ रही है तो दैट्स ऑल राइट ऑल्सो, अलाउ फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी, और वो डिस्ट्रप्शन अगर आसपास लोगों की वजह से आ रही है दैट्स ऑल राइट ऑल्सो, राइट? जहाँ आप सिस्टम पे इम्पैक्ट करते हैं और उनको जहमत में डालते हैं और उनसे चेंज दरकार है आपको, तो सिस्टम भी तो यू नो आपको मिलने वाला गलत टाइम पे आ जाता है जब आपका बच्चा सो रहा है, राइट? सो दो अलाउ फॉर दोज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़। जब इतनी स्ट्रिक्ट किस्म की पोजेसिवनेस हो जाती है ना कि यू नो बस मैं और मैं ही ये सारा कुछ करूँगी, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड आई थिंक वो यूजुअली शुरू में बिकॉज यू बिकम सो ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ योर चाइल्ड, so when it is time to let go and let them explore and develop their independent relationships within the family also, कि उसके दादा दादी चाचू चाची यू नो पुप्पियों से खाला मामू सबसे रिलेशनशिप डेवलप हो, तो उस वक्त भी आप उसको उसी तरह स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट बच्चा जो है ना वो हर 4-6 महीने बाद उसकी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं आ रही होती है, उसकी सोशल नीड्स चेंज हो रही होती हैं, राइट? So you have to adapt accordingly as a mother also. ठीक है, तो बेसिकली जो इस बॉटम लाइन है इसके फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरह से रिक्वायर्ड होती है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दोनों को होनी चाहिए कि जहाँ पे शायद लड़की अपने पेरेंट्स के दखल को जिस तरह से एक्सेप्ट कर रही है अपने बच्चे को के ब्रॉटअप के बारे में, उसी तरह जो है अपने पेरेंट्स इन लॉ के दखल को भी एक्सेप्ट करे। अच्छा, तो मरियम अगर एक लार्जर फैमिली का आप हिस्सा हैं जहाँ पे आपके शायद देवर और जेठानी या कोई वो भी मैरिड हैं और उनके भी बच्चे हैं और शायद वो आपके बच्चों से थोड़े बड़े हैं, तो इस तरह की फैमिली में जहाँ पे और बच्चे हों घर में और एज डिफरेंस भी ज़्यादा हो, तो उस फैमिली में क्या स्ट्रगल्स हो सकती हैं? वो तो आपको पता है एक जो जनरल स्ट्रगल होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी फैमिलीज़ में डिवाइडेड होती है, यू नो, कि कोई भी किसी भी बच्चे को कभी भी पकड़ के पेरेंट कर सकता है, राइट? यू नो, वो तुम ये क्यों कर रहे थे, वो वगैरह क्या करते हैं, डांट दिया कर दिया, यू नो, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा बराबर है। सो वो उस तरह के नोशंस जो हैं जो कि अब इतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं हैं, लेकिन बड़ी फैमिलीज़ में ये होते हैं। उसके अलावा एक और भी ये होता है कि बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों पे अनड्यू इन्फ्लुएंस उनका होता है। छोटे बच्चे जल्दी वो बातें सीख लेते हैं जो उनसे एज से ज़्यादा आगे की होती हैं, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बड़े बच्चे गेमिंग कर रहे हैं, सो एक 4 साल का बच्चा बहुत जल्दी गेम की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। जनरली 7-8 साल की उम्र में जाके बच्चे उसकी तरफ होते हैं, वरना कार्टून वगैरह इन चीज़ों पे होते हैं। सो ये बाउंड्रीज़ क्रिएट करना ना, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्क्रीन टाइम है, वो बाउंड्री क्रिएट करना बड़े सिस्टम में। आप तो बच्चे को तो स्क्रीन नहीं दे रहे, बट उसके इर्द गिर्द कम से कम 9-10 और स्क्रीन हैं, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, तो वो बाउंड्री किस तरह क्रिएट करनी है, राइट? उसके अलावा ये कि बच्चे को अनड्यू एक्सपोजर, यू नो, ऐसी चीज़ों का, किसी और के फ़ोन पे उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली जो उसके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके अलावा आपको पता है चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ इज़ वेरी कॉमन इन बिगर सिस्टम्स ऑल्सो, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें छुप जाती हैं, इतना शोर हंगामा ये सब कुछ हो रहा होता है ना। सो आई थिंक आप जब स्टेटिस्टिक्स देखते हैं ना, तो उसमें आपको ये नज़र आता है कि जो बिगर सिस्टम्स होते हैं उसमें चांसेस ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ वो ज़्यादा होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल ओवर देयर ऑल्सो कि घर के हर मेंबर को, चाहे वो बचपन से आपके साथ हैं, चाहे आपने देखा है, इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कैन बी अ प्रॉब्लम। तो बिल्कुल मरियम, आप बिल्कुल ये सही बात करिए कि और हमारी सोसाइटी में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर आप ये चीज़ें ओपनली बोलते हैं कि अच्छा चाचा या मामू की गोद में नहीं बैठता या बहुत क्लोज टच में ना आया आपका बच्चा उनके साथ, तो वो एक अजीब सी टेंशन क्रिएट कर देते हैं और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड।
आई थिंक लेट्स कंक्लूड दिस यहाँ पे. थैंक यू सो मच मरियम फॉर योर टाइम. तो इस कन्वर्सेशन को आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. अगर आपकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी या जॉइंट फैमिली से रिलेटेड कोई सवालात हैं तो हमें दिल का रिश्ता टॉक फेसबुक ग्रुप पे रीच आउट करें. मिलते हैं अगली एपिसोड में. अल्लाह हाफ़िज़.